हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं डिस्कस करूंगा फ्रंट्स। इससे पहले मैंने एयर मासेज को डिस्कस किया है, तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको फ्रंट्स की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली हो पाएगी। तो जो फ्रंट है वो क्या होता है, दो एयर मासेज के बीच का जो कॉन्टैक्ट जोन है उसको फ्रंट बोलते हैं। और पहले हम इसको एक इमेज की हेल्प से समझेंगे। देखिए, ये दो डिफरेंट एयर मासेज हैं। एक तो ये जो पिंक कलर है ये है वार्म एयर मास, और ये जो ब्लू कलर है ये है कोल्ड एयर मास। जो कोल्ड एयर मास है ये वो एयर मास है जिसका टेम्परेचर कम है और इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत कम है। तो ये ड्रायर एयर मास है और टेम्परेचर कम होने के कारण इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो ये एक डेंसर एंड हैवियर एयर मास भी है। पर जो वार्मर एयर मास है इसका टेम्परेचर हायर होने के कारण इसकी डेंसिटी कम होती है, तो ये लाइटर एयर मास होता है। किसी भी लो प्रेशर एरिया पर दोनों एयर मास आकर कन्वर्ज करते हैं, मिलते हैं। पर इनमें जो इनकी प्रॉपर्टीज है टेम्परेचर और डेंसिटी के रिगार्डिंग, उस डिफरेंस के कारण दोनों एयर मासेज एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, बल्कि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर भी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन रखती हैं। तो जब दोनों एयर मासेज मिलेंगी तो जो वार्मर एयर मास है वो अपवर्ड मूव करेगी कोल्डर एयर मास के, और इनके बीच में एक कांटेक्ट जोन डेवलप होगा और ये एक स्लोपिंग बाउंड्री होगी। तो आप यहां पर ये रेड लाइन देख रहे होंगे, ये दोनों एयर मासेज के बीच का कांटेक्ट जोन है और एक स्लोपिंग बाउंड्री है। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। और अगर इस फ्रंट की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके दोनों तरफ टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर मिलेगा, इधर हाई टेम्परेचर इधर लो। ह्यूमिडिटी की बात करें तो वार्मर एयर मास की साइड ह्यूमिड एयर मिलेगी और इस साइड ड्राई एयर मिलेगी। अगर हम एयर प्रेशर की बात करें तो जो वार्म एयर मास है यहां पर एयर प्रेशर कम, कोल्ड एयर मास के एरिया में एयर प्रेशर ज्यादा मिलेगा। दोनों एरियाज में जो फ्रंट है इसके दोनों तरफ जो वेदर कंडीशंस है वो डिफरेंट मिलेंगी। क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशन को अगर हम फ्रंट के दोनों तरफ देखें तो दोनों तरफ अलग अलग प्रेसिपिटेशन और क्लाउडीनेस देखने को मिलेगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फ्रंट एक वो लाइन है जिसके दोनों तरफ वेदर कंडीशंस में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो मुझे लगता है आप फ्रंट समझ पाए होंगे कि ये दोनों एयर मासेज के बीच का कॉन्टैक्ट जोन होता है और इसके दोनों तरफ वेदर कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। तो अगर मैं फ्रंट को डिफाइन करता हूं तो इट इज ए स्लोपिंग और inclined boundary between two air masses of contrasting properties characterized by the temperature difference, bending of isobars, shift in wind direction, cloudiness and precipitation। देखिए, बेंडिंग ऑफ आइसोबार का मतलब क्या है, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस तो आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि ये अगर कोई फ्रंट है, इधर कोल्ड एयर मास है, इधर वार्म एयर मास है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा ही आएगा। अगर हम आइसोबार्स की बेंडिंग की बात करें तो आपको पता है कि जो कोल्ड एयर मास है वो डेंसर है, उसमें एयर प्रेशर हायर होगा, और जो वार्म एयर मास है वो लाइटर है, एयर प्रेशर लोअर होगा। तो आइसोबार्स के रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार उस वीडियो को भी देख लेंगे। वैसे अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं आइसोबार क्या होते हैं। ये वो लाइंस होते हैं जो इक्वल एयर प्रेशर के एरियाज को ज्वाइन करते हैं। अगर इन सब एरियाज में एयर प्रेशर इक्वल है तो मैं इनको अगर एक लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर दूंगा तो ये एक आइसोबार होगा। अब अगर इस लाइन के ये फ्रंट है, इसके इस साइड एयर प्रेशर अलग है और यहां पर एयर प्रेशर अलग है, तो जो आइसोबार होगा ये एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकती ना। ये स्ट्रेट तब होती जब यहां पर भी एयर प्रेशर वही है और यहां पर भी एयर प्रेशर वही है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती। पर अगर ऐसा है कि यहां जो एयर प्रेशर है वो एयर प्रेशर यहां पर भी है और वही एयर प्रेशर यहां पर भी है, तो ये जो आइसोबार होगा ना ये इस टाइप से बेंड कर जाएगा, इस टाइप से। तो आइसोबार्स में बेंडिंग होगी जो फ्रंट है उसके दोनों तरफ, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और ये जो फ्रंट है ये एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन टू एयर मासेज, या आप कह सकते हो
इट इज ए लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या, अगर इस साइड देखें तो यहां पर जो एयर मास है वो वार्मर एयर मास है, तो यहां पर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग एक जैसी ही प्रॉपर्टी मिलेगी मोर और लेस, पर इस लाइन को जैसे ही क्रॉस करते तो यहां पर जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी था वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा और यहां पर अलग से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिलेगी। तो इसलिए फ्रंट को हम ए लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिशन जोन है बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग वेदर कंडीशंस, क्योंकि टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी इन सब के रिगार्डिंग अलग अलग जो फ्रंट है इसके दोनों तरफ अलग अलग कंडीशन मिलेंगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दो डिफरेंट वेदर कंडीशंस को सेपरेट करने वाली एक जोन होती है जिसको हम फ्रंट बोलते हैं। फ्रंट के बारे में सबसे पहले नॉर्वेजियन मीटेरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था, और ये 3 मीटेरोलॉजिस्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, विजे बिजर्कनेस, एच सोलबर्ग एंड टी बर्जिरोन। ये 3 मीटेरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फ्रंट की कॉन्सेप्ट दी है। और जो फ्रंट है इसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, देखिए जो मिड लैटिट्यूड्स हैं, टेम्परेट जोन जो है वहां पर पोलर एरियाज की तरफ से कोल्ड एयर मास और सब ट्रॉपिकल एरियाज की तरफ से वार्म एयर मास जाकर कन्वर्ज करता है, और उसके कारण टेम्परेट जोन में या मिडिल लैटिट्यूड्स में फ्रीक्वेंट वेदर चेंजेज आते हैं। तो उन वेदर चेंजेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्रंट्स की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि जैसे ये मान लेते हैं, ये है सब ट्रॉपिकल एरिया, हाई प्रेशर जोन है, और ये पोलर एरिया है, हाई प्रेशर जोन है। आप लोगों को पता है कि यहां से वेस्टर्लीज जाएंगी, उनकी हेल्प से यहां जो एयर मास डेवलप होंगी वो इस साइड मूव करेंगी, वार्म एयर मास होंगी। यहां से कोल्ड एयर मास इस साइड मूव करेंगी, तो टेम्परेट जोन में ही यहां कहीं पर ही तो ये दोनों एयर मासेज कोल्ड और वार्म कन्वर्ज करेंगी, और इसी एरिया में फ्रंट्स की डेवलपमेंट होगी जिसके कारण फ्रीक्वेंट वेदर कंडीशंस में चेंजेस आएंगे। तो उस वेदर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उस वेदर के फ्रीक्वेंट चेंजेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्रंट की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि क्यों हमें फ्रंट्स के बारे में जानना चाहिए। फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलाइसिस। फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जो किससे रिलेटेड है, न्यू फ्रंट की क्रिएशन या डेवलपमेंट से एंड रीजनरेशन ऑफ ओल्ड फ्रंट। मींस फ्रंटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जो नए फ्रंट की डेवलपमेंट को या कोई भी ओल्डर फ्रंट था उसकी रीडेवलपमेंट को बताएगा, उस प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। फ्रंटोलाइसिस की बात करें तो ये प्रोसेस रिलेटेड है जो फ्रंट बन चुका है उसकी डिस्ट्रक्शन के लिए, उसकी एंडिंग के लिए या उसकी डेथ के लिए। तो फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलाइसिस ये फ्रंट्स की डेवलपमेंट और फ्रंट्स की एंडिंग से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं। फ्रंट्स की डेवलपमेंट के लिए क्या कंडीशंस होने चाहिए, अभी मैंने बताया था कि फ्रंट्स की डेवलपमेंट तब होगी जब दो कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज की एयर मासेज कन्वर्ज करेंगी। मींस जो वार्म एयर मास है, ये मान लेते हैं वार्म एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास है, इनके बीच में कहीं ना कहीं लो प्रेशर एरिया की डेवलपमेंट होगी, और इनके बीच में कहीं ना कहीं लो प्रेशर की डेवलपमेंट होगी, और दोनों एयर मासेज इस लो प्रेशर जोन की तरफ, यह लो प्रेशर जोन, इस लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करेंगी, और उसके कारण इनमें कन्वर्जेंस होगी या इनमें कॉन्टैक्ट होगा। तो यही एक आइडियल कंडीशन है फ्रंटोजेनेसिस के लिए। कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज की एयर मासेज एक दूसरे में कन्वर्ज करने चाहिए, और कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज की एयर मासेज का मतलब क्या कि दोनों एयर मासेज में डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन। देखो यहां पर विंड डायरेक्शन ये है, और यहां से जाने वाली जो एयर मास है उसकी विंड डायरेक्शन ये है। फ्रंट्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, और जनरली ये 4 टाइप्स हैं, स्टेशनरी फ्रंट, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट एंड ओक्लूडेड फ्रंट। तो इनको, इनके जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है और वेदर कंडीशंस हैं
उनके बेस पर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो अब इनको वन बाय वन करके हम डिटेल में देखेंगे, पर इससे पहले इन फ्रंट्स को सिंबॉलिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। देखिए, कोल्ड फ्रंट को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन पर कुछ ट्रायंगल्स हम बनाएंगे, ब्लू कलर में इनको डिनोट करेंगे। वार्म फ्रंट को एक लाइन पर सेमी सर्कल्स होंगे रेड कलर में, वो वार्म फ्रंट है। स्टेशनरी फ्रंट एक लाइन होगी, सेमी सर्कल्स होंगे रेड कलर में, ट्रायंगल होंगी ब्लू कलर में, और ये डिफरेंट डायरेक्शन में इनको बनाएंगे अल्टरनेटिवली। ऑक्लूडेड फ्रंट की अगर बात करें तो पर्पल कलर में सेम डायरेक्शन में ही हम सेमी सर्कल्स और ट्रायंगल को बनाएंगे। फ्रंटोलाइसिस, ये कोल्ड फ्रंटोलाइसिस है, मींस कोल्ड फ्रंट की जो डेथ हो रही होगी, जो एंडिंग हो रही होगी, उसको दिखाएंगे। कुछ ब्लू ट्रायंगल्स होंगी और वो सेपरेट होंगी, उनके बीच में कुछ ब्रोकन लाइंस होंगी उनसे। तो ये आपका कोल्ड फ्रंट के केस में फ्रंटोलाइसिस। और अगर ये वार्म फ्रंट का फ्रंटोलाइसिस होता तो यहाँ पर सेपरेट लाइन पर हम सेमी सर्कल्स बनाते रेड कलर में, जो ट्रायंगल्स है इनकी जगह पर। फ्रंटोजेनेसिस की बात करें तो ये कोल्ड फ्रंट फ्रंटोजेनेसिस है। तो यहाँ पर ब्लू ट्रायंगल्स होंगी सेपरेट, ये लाइन जो है ब्रोकन लाइन पर बनाई जाएंगी। अगर वार्म फ्रंट होता तो सेमी सर्कल्स होते इनकी जगह पर। तो यह है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी वन बाय वन करके हम देखेंगे। स्टेशनरी फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट कब डेवलप होते हैं? जब नाम से ही पता चल रहा होगा कि दो एयर मासेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट जोन है वो स्टेशनरी हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी, उसमें मूवमेंट नहीं होगी, उस फ्रंट को हम स्टेशनरी फ्रंट बोलेंगे। देखिए ये कैसे डेवलप होगा, इसको इमेज के हेल्प से समझते हैं। वार्म एयर मास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोल्ड एयर मास इस डायरेक्शन में, मींस एक दूसरे के अपोजिट ये मूव कर रहे हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और उसी जगह पर खड़े रहेंगे। मींस इनके बीच में जो कांटेक्ट जोन है, जो फ्रंट है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, ये यहां पर कांटेक्ट जोन डेवलप हुई, यहां पर बना फ्रंट। अब ये अपनी ही पोजीशन पर अगर बना रहेगा, दोनों एयर मासेज कांटेक्ट में आने पर अपनी पोजीशन में बने रहे तो वो स्टेशनरी फ्रंट होगा। और ये फ्रंट कभी कभी तो हेड ऑन कोलिजन के कारण इस टाइप से भी बन सकता है, या कभी कभी ये जो एयर मासेज हैं एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती हैं। जैसे ये कुछ इस टाइप से भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये लो प्रेशर एरिया था, यहां से कोल्ड एयर मास इस साइड आया और यहां से वार्म एयर मास इस साइड आया, तो क्या होगा, इस एरिया में ये दोनों एयर मास इस साइड से ऐसे और ये ऐसे मूव करेगी। तो क्या होगा, यहां पर इन दोनों के बीच में यहां पर कांटेक्ट तो जरूर होगा, एक फ्रंट जरूर बनेगा, लेकिन इस फ्रंट की जो पोजीशन है वो अपनी पोजीशन पर ही बनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये भी एक स्टेशनरी फ्रंट है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कोल्ड एयर मास की डायरेक्शन ये, वार्म एयर मास की डायरेक्शन ये, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो स्टेशनरी फ्रंट तब भी बनेगा जब दो एयर मास एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और चाहे ये हेड ऑन कोलिजन हो या एक दूसरे के, देखो या तो ये इस टाइप से कोलाइड कर रही हैं और स्टैटिक हो जाए, फ्रंट स्टेशनरी हो जाए, या ये इस टाइप से कांटेक्ट में आएंगी ऐसे, और ये जो है जो फ्रंट है इसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, एक दूसरे के पैरेलल ये जा रही हैं लेकिन टच में है। तो दोनों केस में ये स्टेशनरी फ्रंट बनेंगे, और दोनों केस में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो फ्रंट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। और कोई भी फ्रंट जब बनता है तो जनरली जो वार्म एयर मास है उसकी अपवर्ड मूवमेंट होगी। तो वार्म एयर मास की अगर दोनों एयर मास स्टैटिक हो जाएंगे तो अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगी, तो उस केस में रेनफॉल भी नहीं होगी, या रेनफॉल बहुत लाइटर होगी, हैवियर रेनफॉल नहीं होगी। तो या तो आप बोल सकते हो कि जो स्टेशनरी फ्रंट है इसमें रेनफॉल नहीं होती है, या बोल सकते हो कि रेनफॉल होगी तो ये हल्की रेनफॉल होगी। लेकिन कुछ बुक्स में लिखा होता है कि हैवियर रेनफॉल होती है स्टेशनरी फ्रंट की डेवलपमेंट के टाइम पर, जो कि सही नहीं है। लेकिन ये जो स्टेशनरी फ्रंट है, अगर विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो स्टेशनरी फ्रंट वेल डेवलप्ड फ्रंट में चेंज हो सकते हैं,
और वो कैसे, यहां पर अगर आप देखें तो अगर ये वार्म एयर मास इस टाइप से डायरेक्शन चेंज कर ले तो ये कोल्डर एयर मास पर यहां पर अब अपवर्ड मूव करेगी, या कोल्ड एयर मास इस टाइप से डायरेक्शन चेंज कर ले तो ये वार्म एयर मास को ऊपर की तरफ पुश कर रही होगी। तो जब ये इस टाइप से मूव करेंगी तो उस केस में क्या होगा, फ्रंट की डेवलपमेंट हो जाएगी। अगर वार्म एयर मास एंटर करेगी कोल्ड एयर मास की टेरिटरी में, कोल्ड एयर मास के एरिया में, तो वार्म फ्रंट बनेगा। अगर कोल्ड एयर मास एंटर करेगी वार्म एयर मास के एरिया में तो कोल्ड फ्रंट बनेगा। इसका मतलब है डायरेक्शन चेंज होने के बाद ये एयर मासेज एक दूसरे की टेरिटरी में एंटर कर सकते हैं, तब जो है कोल्ड या वार्म फ्रंट बनेगा। पर स्टेशनरी फ्रंट के केस में ये एयर मासेज एक दूसरे की टेरिटरी में एंटर नहीं करेंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं या ये हेड ऑन कोलिजन इनमें होगा, पर एक ही जगह पर ये स्टैटिक हो सकती हैं। तो उस केस में स्टेशनरी फ्रंट की डेवलपमेंट होती है। अब देखते हैं वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट में क्या होगा, वार्म एयर मास ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव होगा और ये कोल्ड एयर मास के एरिया में एंटर करेगा। जो एयर मास एक्टिव होने के बाद दूसरे एयर मास की टेरिटरी में एंटर करेगा और फ्रंट बनाएगा, उसी एयर मास के नाम पर फ्रंट होता है। अगर वार्म एयर मास दूसरे कोल्डर एयर मास के एरिया में एंटर करेगा और फ्रंट बनाएगा तो वार्म फ्रंट। अगर कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास के एरिया में एंटर करेगा और फ्रंट बनाएगा तो कोल्ड फ्रंट। तो वार्म एयर मास जब ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव होगी तो वार्म फ्रंट की डेवलपमेंट होगी, और जिस टाइम पर वार्म फ्रंट बनेगा वो जेंटलर स्लोप का ही फ्रंट बनेगा, और इसका जो स्लोप होगा ये 1:100 से लेकर 1:400 होता है। तो इन चीजों को अब हम इमेज की हेल्प से समझते हैं। देखिए ये वार्म एयर मास है, इस साइड मूव कर रहा है, इधर कोल्ड एयर मास है, तो वार्म एयर मास कोल्डर एयर मास के ऊपर मूव कर रहा है इस टाइप से, और ये फ्रंट बना। तो ये जो फ्रंट है इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा 1:100 से लेकर 1:400, और इसका मतलब ये है कि ग्राउंड पर 100 किलोमीटर आगे मूव करने पर ये जो एयर है वार्म एयर है ये 1 किलोमीटर असेंड कर जाएगी। 100 किलोमीटर आगे मूव करने पर 1 किलोमीटर असेंड कर जाएगी, या 400 किलोमीटर आगे मूव करने पर इसकी असेंडिंग 1 किलोमीटर तक होगी। उस फ्रंट को हम वार्म फ्रंट बोलते हैं। वार्म फ्रंट की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है। वार्म फ्रंट के केस में क्या होता है, वार्मर एयर धीरे धीरे अपवर्ड मूव करेगी, धीरे धीरे उसमें कंडेंसेशन होगी जिसके कारण रेनफॉल लाइटर होगी, जेंटल टू मॉडरेट होगी। पर जो एयर है वो धीरे धीरे अगर ऊपर जाएगी तो एयर का जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे रिलीज होगा, इसलिए जो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल है ये लॉन्गर होगी और लार्जर एरिया पर भी स्प्रेड करेगी। क्यों, क्योंकि जो इंक्लिनेशन है फ्रंट का वो कम है। अगर फ्रंट का इंक्लिनेशन ज्यादा होता, फ्रंट का इंक्लिनेशन इस टाइप से होता तो यहां पर ही एयर जो है कंडेंस कर जाती और इस थोड़े एरिया पर ही रेनफॉल होती। पर ये जो फ्रंट है इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है, लार्जर एरिया पर क्लाउड्स बनेंगे, लार्जर एरिया पर ही रेनफॉल स्प्रेड करेगी। जो क्लाउड्स हैं डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड्स बनेंगे वार्म फ्रंट के केस में, और ये है निम्बो स्ट्रेटस, एल्टो स्ट्रेटस, सिर्रो स्ट्रेटस एंड सिरस क्लाउड्स। डिफरेंट हाइट्स पर डिफरेंट क्लाउड्स बनेंगे। लोअर हाइट से अपर हाइट की तरफ जाएंगे तो ये ऑर्डर क्लाउड्स का मिलेगा। अभी हम लोगों ने क्लाउड्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसलिए अभी आप इस पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं। बस इतना समझें कि कुछ क्लाउड्स बनेंगे जो कि कम रेनफॉल लेकर आएंगे। जब मैं क्लाउड्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तब इन सब क्लाउड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और ये कैसे बनते हैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट है कोल्ड फ्रंट। तो जो कोल्ड फ्रंट है ये क्या है, जब कोल्डर एयर मास ज्यादा एक्टिव और अग्रेसिव होगा और वार्म एयर मास के एरिया में एंटर करेगा तो कोल्ड फ्रंट बनेगा। तो जो कोल्ड फ्रंट है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम एक इमेज की हेल्प से समझेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं ये कोल्ड एयर मास है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इधर वार्म एयर मास है।
देखिए कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास की जो स्पीड है उसमें डिफरेंस होता है। मैं थोड़ा सा इस डिफरेंस को पहले बता दूं ताकि आप इसको प्रॉपरली समझ पाए। आप सोचकर देखिए, जो कोल्ड एयर मास है इसके फ्रंट पर कैसा एयर मास है, वार्मर। इसका मतलब जब ये कोल्ड एयर मास इस साइड एंटर करेगा तो कॉन्टिन्यूसली ये लाइटर होता चला जाएगा, हल्का होता चला जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण, इसलिए ये तेजी से इस साइड मूव करेगा। जो वार्म एयर मास है उसकी टेरिटरी में तेजी से मूव करेगा। पर अगर जो वार्म एयर मास है जब वो कोल्ड एयर मास के एरिया में जाएगा तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, वो डेंसर होगा, इसलिए उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे होगी, स्लो स्पीड होगी। यही रीजन है कि वार्म फ्रंट के केस में एयर धीरे धीरे अपवर्ड मूव कर रही है। पर कोल्ड फ्रंट के केस में क्या होगा, जो ये कोल्डर एयर है ये आगे जैसे जैसे मूव करेगी, लाइटर होती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो वार्म एयर मास है वो तेजी से ऊपर की तरफ उठेगी। क्यों? क्योंकि जो कोल्ड एयर मास है ये डेंसर और हैवियर होता है, तो ये ग्राउंड पर ही रहेगी और वार्म एयर मास को ये तेजी से ऊपर उठाएगी। अगर वार्म एयर मास को ये तेजी से ऊपर उठाएगी तो इनके बीच का ये जो स्लोप होगा ना, ये ज्यादा स्टीपर होगा। और अगर आप नीचे देखें तो यहां पर ये इस टाइप से जो ग्राउंड है, ग्राउंड पर फ्रिक्शन के कारण जो कोल्ड एयर मास है उसकी स्पीड कम है और अपर पार्ट पर स्पीड इंक्रीज हो गई। तो ये यहां पर आप इस एरिया में देखिए, यहां पर ये तेजी से वार्म एयर मास के एरिया में आगे बढ़ रही है और तेजी से वार्म एयर मास ऊपर जाएगी, जिसके कारण वार्म एयर मास की तेजी से कूलिंग होगी। अगर तेजी से कंडेंसेशन होगी, कूलिंग होगी, तो जो रेनफॉल है वो हैवियर होगी। और एयर ऑलमोस्ट वर्टिकली अगर अपवर्ड मूव कर रही है तो स्मॉलर एरिया पर हैवियर रेनफॉल होगी। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अब यहां पर देख लेते हैं। जो कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट में फ्रिक्शन के कारण जो है ग्राउंड पर कोल्डर एयर मास की स्पीड कम है और अपर पार्ट पर स्पीड कोल्डर एयर की ज्यादा है, जिसके कारण जो स्टीपनेस है फ्रंट की वो ज्यादा हो जाएगी, जो कि अभी हमने इमेज में देखा भी है। कोल्डर एयर मास जब स्पीड से वार्मर एयर मास के एरिया में एंटर करेगी तो वार्मर एयर मास ऑलमोस्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर जाएगी। इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट है, इसमें जो स्लोप होगा ये स्टीपर होगा, 1:50 टू 1:100 होगा। मींस अगर हम ग्राउंड पर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर मूव करेंगे तो 1 किलोमीटर ही वार्मर एयर जो है वो असेंड करेगी, या जो फ्रंट होगा उसका जो असेंडिंग है वो हमें 1 किलोमीटर की हाइट पर मिलेगी। उसके बाद जो कोल्ड फ्रंट है इसकी मूवमेंट ज्यादा होगी वार्म फ्रंट के कंपैरिजन में। मैंने बताया था कि अगर ये कोल्ड एयर है, ये वार्म एयर है, तो कोल्ड एयर के फ्रंट पर वार्मर एयर है, कॉन्टिन्यूसली ये लाइटर होती चली जाएगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। पर अगर ऐसा होता है कि ये कोल्ड एयर है और ये वार्म एयर है और वार्म एयर कोल्ड एरिया में एंटर करती, तो कोल्डर एरिया में जब ये एंटर करती तो कॉन्टिन्यूसली इसकी कूलिंग होती, तो वार्मर एयर डेंसर होती चली जाती, जिसके कारण क्या होता है, इसकी जो स्पीड है ये कम होती चली जाती, क्योंकि ये डेंसर हो रही है लगातार, तो इसकी असेंडिंग धीरे धीरे होती वार्मर फ्रंट के केस में। कोल्ड फ्रंट के केस में ये तेजी से होती है। तो आप बोल सकते हो कि जो कोल्ड फ्रंट है इट मूव्स ट्वाइस एज क्विकली एज वार्म फ्रंट, मींस डबल स्पीड होती है कोल्ड फ्रंट की वार्म फ्रंट के कंपैरिजन में। और ये ग्राउंड पर जो फ्रंट की मूवमेंट है उसके केस में भी सही है, और जो एयर अपवर्ड मूव कर रही है उसके केस में भी ये सही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे यहां पर देखिए, ये जो कोल्ड फ्रंट है ना, ये जो कोल्ड फ्रंट है ये आगे तेजी से मूव करेगा, तो ग्राउंड पर आगे मूव करने की जो स्पीड है कोल्ड फ्रंट की ये डबल है वार्म फ्रंट के कंपैरिजन में। जब जो वार्मर एयर है जब ये फास्टर पेस पर अपवर्ड मूव करेगी तो कंडेंसेशन फास्टर पेस पर होगी, जिसके कारण जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो भी फास्टर पेस पर होगी। क्लाउड डेंसर और थिकर होंगे और उनमें लाइटनिंग और थंडरिंग होगी, रेनफॉल हैवियर होगी, स्नोफॉल भी हो सकता है, क्योंकि
जो कोल्डर एयर मास है, जब वहां से वाटर नीचे की तरफ आएगा तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वाटर ड्रॉप्स, जिसके कारण स्नोफॉल होगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो बैड वेदर की डेवलपमेंट होगी कोल्ड फ्रंट के केस में, पर ये वार्म फ्रंट के केस में ये जो वेदर है ये इस टाइप का बैड वेदर नहीं होगा। तो जो क्लाउड्स बनेंगे वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होंगे, जो थिकर और डार्कर क्लाउड्स होंगे, टोलर क्लाउड्स होंगे। प्रेसिपिटेशन जो होगी वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी, क्योंकि जो वार्म एयर में मॉइस्चर था वो जल्दी रिलीज हो जाएगा, तो जो प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है, जब कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट को ओवरटेक करता है तो जो वार्मर एयर है वो कंप्लीटली ग्राउंड से ऊपर उठ जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। और जब वार्मर एयर कोल्डर एयर के ऊपर होती है तो उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जब भी होता है तो एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ग्राउंड पर कोल्डर एयर है और कोल्डर एयर डेंसर होती है तो ये अपवर्ड मूव करना नहीं चाहेगी। तो जब एयर में अपवर्ड मूव करने की टेंडेंसी होती है तब एटमॉस्फेयर में इनस्टेबिलिटी आती है। मैंने स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी के रिगार्डिंग भी वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि जब ग्राउंड पर कोल्डर एयर होगी तो एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के केस में भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यह है ऑक्लूजन ऑफ फ्रंट या ऑक्लूडेड फ्रंट। तो इसको आप थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखिए क्या है ये। देखिए ऑक्लूडेड फ्रंट को यहां पर समझते हैं, ये मान लेते हैं कि ये है कोल्ड एयर मास और ये भी कोल्ड एयर मास है इस टाइप से, और ये कोल्ड एयर मास इस साइड मूव कर रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में देखिए ये जो एरिया पूरा का पूरा, इस एरिया पर वार्म एयर मास है और ये जो वार्म एयर मास है ये इस साइड मूव कर रही है। जब ये इस साइड मूव करेगी तो कोल्ड एयर मास इधर है, इसकी टेरिटरी में एंटर करेगी तो यहां पर ये बनेगा वार्म फ्रंट। ये कोल्ड एयर मास इस साइड से मूव कर रही है, वार्मर एयर मास है यहां पर इसके आगे, तो ये वार्मर एयर मास की टेरिटरी में एंटर कर रही है तो यहां पर बनेगा कोल्ड फ्रंट। तो ये जो कोल्ड फ्रंट है ये ऑलमोस्ट डबल स्पीड से आगे मूव करेगा, तो ये तेजी से आगे आएगा। तेजी से आगे आने के बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो कोल्ड फ्रंट है ना इसकी पोजीशन हो जाएगी ये, और ये जो ग्राउंड पर वार्मर एयर मास का जो एरिया था इसको पूरे को कोल्ड एयर मास कवर कर जाएगी, और जो वार्म एयर मास थी क्योंकि वो लाइटर होगी इसलिए वार्म एयर मास अब कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो ये पिंक कलर का जो एरिया ये वार्म एयर मास का है, और नीचे पूरा ग्राउंड पर देखो कोल्ड एयर मास है। यहां पर जो एयर थी वो ऊपर उठेगी और बाद में ये जो फ्रंट है ना ये इस टाइप से बनेगा कि ये तो कोल्ड फ्रंट है कंप्लीट और ये ऊपर वार्म फ्रंट है। तो इसको अगर आप समझ पा रहे हो तो ग्राउंड से वार्म एयर मास कंप्लीटली ऊपर उठ जाएगी, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। वैसे तो हर फ्रंट के केस में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, जैसे जब ये कोल्ड फ्रंट था तो इसके ऊपर वार्मर एयर थी तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन है। जब ये यहां पर वार्म फ्रंट था तो इसके ऊपर ये अगर आप देखो तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन है। पर अब लार्जर एरिया पर ग्राउंड पर कोल्ड एयर मास है, ऊपर वार्म एयर मास है, तो ये लार्जर एरिया पर अब टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन डेवलप हो गई। तो यहां पर एटमॉस्फेयर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो एयर है वो हैवियर और डेंसर है, वो अपवर्ड मूव करना नहीं चाहेगी, तो इसलिए एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, जब ओक्लूजन हो जाएगा फ्रंट का तो ये रेनफॉल भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एयर के अंदर ये जो मॉइस्चर था वो सारा का सारा रिलीज हो जाएगा, और उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल काम एंड स्टेबल हो जाएगा, रेनफॉल खत्म हो जाएगी। तो ये था ओक्लूडेड फ्रंट। तो ये है फ्रंट के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, 1 बाय 1 करके सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट्स कीजिए, आपको उसके आंसर्स जरूर मिलेंगे, रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।